उत्तर कुमार को जिस तरीके से अभी केस चल रहा है, अभी तक कहाँ ये केस पहुंचा और क्या मामला है? देखिए, विगत 18 जुलाई 2025 को उत्तर कुमार जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर में एलिगेशन ये लगाया जाता है कि इन्होंने किसी महिला के साथ फॉल्स प्रेमिस ऑफ मैरिज के नाम पर उनके साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, जिसमें कि आईपीसी की धारा 376 और आईपीसी की धारा 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3 और 4 लगाई गई है, जो कि नॉन बेलेबल हैं और जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका ये मतलब है कि इनको बेल लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसके कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष को रिकॉर्ड करते हुए स्टेटमेंट को पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के बाद बीच में इन्होंने ये कहा कि हमारी मेडिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और हॉस्पिटल के बाद इनको फिर से पुलिस स्टेशन ले जाके माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ से इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो अभी का फैक्ट यही है कि ये एलिगेशन इनके ऊपर लगे थे और भी ये जेल में है। दूसरी बात, ये जो एफआईआर में है वो यह कहा गया है कि इन्होंने मैरिज के नाम पे, शादी के नाम पे झांसा देकर इनके साथ, लड़की के साथ ऐसा काम किया है। जबकि आप देखेंगे तो ये 53 वर्षीय एक्टर हैं और उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इवन कि इनके बच्चों की भी शादी हो चुकी है। तो कोई भी शादीशुदा मर्द कैसे ये झांसा दे सकता है कि हम आपसे आगे चल के शादी करेंगे, जैसा कि प्रशांत कुमार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में माननीय उच्चतम न्यायालय ने और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाकर आप ये नहीं कह सकती हैं कि आप शादी का झांसा देकर आपके साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनाते रहे। दूसरी चीज़ है कि अभी लास्ट मंथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक और जजमेंट दिया है, जिसमें यह कहा है कि अगर सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप बन रहा है तो उस रिलेशनशिप पर कोई भी एफआईआर नहीं होगा और एफआईआर को क्वेश किया जाएगा। उसमें यह था कि जब आप जान चुकी हैं कि वो शादीशुदा हैं और यह भी जानती हैं कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे, ये जानने के बाद अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखते हैं तो उस केस में एफआईआर क्वेश किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अभी इन धाराओं को नए बीएनएस एक्ट के सेक्शन 69 में ऐड कर दिया गया और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं इल मोटिवेटेड होकर, या उस व्यक्ति की चरित्र को या उनकी एक जो प्रतिमा होती है उसको धूमिल करने के लिए, तो उसमें आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप कोर्ट में नहीं प्रूव कर पाते हैं तो आपके खिलाफ भी केस हो सकता है। और इसके लिए आईपीसी की धारा 211 और बीएनएस की धारा 248 में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप फॉल्स चार्जेस किसी के खिलाफ लगाते हैं तो आप भी 376 के केसेस में 10 साल की जेल हो सकती है। तो जो भी ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि फॉल्स चार्जेस मत लगाइए, और अगर ऐसा कुछ अभी भी हो तो अभी भी बहुत मौका है, उनके पास बहुत समय है, अपने एलिगेशन को वापस ले सकती हैं और सबसे समाज से माफ़ी मांग सकती हैं। दूसरी चीज़, मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो एफआईआर में दर्ज हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 2020 से 2023 तक इनके बीच ये सब चीज़ होते रहे। 2023 के बाद कोई घटना नहीं हुई, 2025 सितंबर तक। तो 18 जुलाई को इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, जो कि 1.5 साल का डिले है। इवन डिले काउंट नहीं होता है रेप के केस में, लेकिन लॉजिंग ऑफ एफआईआर और एक एक दिन जो डिले हुआ है उसकी बहुत महत्व रखते हैं और आगे कहीं ना कहीं इनके केस को कमज़ोर करेंगे। क्योंकि जब किसी के साथ आपने ऐसे संबंध बनाए हैं और एलिगेशन इतना सीरियस है, तो आप उसी समय जब आपके साथ पहले बार गलत हुआ तो क्यों नहीं बोला? सही बात। और इनके कई सारे मीडिया में वक्तव्य ऐसे आ रहे हैं कि मैंने तो फेम पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा किया है, और दुनिया की कोई भी लड़की रहती तो इस संबंध को कंसेंसुअल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप को बना के आगे बढ़ती। तो यह भी मैं साफ करना चाहता हूं कि वो सिर्फ अपने लिए बयान दें, इवन कि उनके माता पिता भी ये बयान सुन के बहुत शर्मिंदित हो रहे होंगे कि दुनिया की कोई भी लड़की को ये बोल रही हैं, जबकि इस समाज की लड़कियां ऐसी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप बना लेंगी या फिर ऐसे संबंधों को बनाएंगी जिससे कि उनका पूरा परिवार उजड़ जाए। दोनों के बीच अगर आप एज का गैप देखेंगे तो 30 साल से ज़्यादा है। जब 30 साल ज़्यादा व्यक्ति के साथ आप संबंध बनाती है, फिल्मों में नाम के लिए, गानों में नाम के लिए, और एक दिन आपका संबंध बिगड़ जाता है, तो आप ये एलिगेशन लगा रही है कि उन्होंने ज़बरदस्ती दारू पिलाया, उन्होंने ये कहा कि आप दुपट्टा हटा लीजिए, उन्होंने ये कहा कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए तभी आपको पिक्चर में काम मिलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है। इससे जो लड़कियां एक्चुअल विक्टिम होंगी उनके खिलाफ भी ये गलत होगा और कहीं ना कहीं उनको भी न्याय पाने में बहुत ही मुश्किलों
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है कि इन्होंने तो अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हम जानेंगे कि आखिर में उत्तर कुमार पूरे ही सही हो सकते हैं, क्या वो लड़की सही नहीं हो सकती, या फिर वो इस पक्ष में मैं महिलाओं जो के पक्ष में जो एक दूसरा पक्ष है वो मैं कहना चाहूँगा। एक्चुअली 1996 में 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है सब्सिक्वेंट। पहला जजमेंट था बौद्धिस्त गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती। एक मिनट, क्या पहला जजमेंट था बौद्धिस्त गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती और दूसरा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर कहा कि रेप जो है ये सिर्फ उस महिला के खिलाफ अपराध नहीं है, ये पूरे इंटायर सोसाइटी के खिलाफ, महिला की पूरी चरित्र, चैस्टिटी और पूरी उसकी इमोशन को तोड़ कर रख देता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो यहाँ पे रेप के मामले आते हैं उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को और जनता को, प्रेस को हर चीज़ जो है बहुत संजीदगी से पेश आनी चाहिए। इसलिए निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम है उनका नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कहीं भी आप देखेंगे हमेशा वो दूसरा नाम आता है उनकी आइडेंटिटी। हाँ, रही बात इस केस की, जहाँ तक आप मेरिट पूछ रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक ये चल रहा है कि उन्होंने शादी का वादा करके जो इनके ऊपर 376(2) लगा हुआ है कि शादी का झांसा देकर के इन्होंने यौन शोषण किया। अभी चूंकि ये मामला प्रमा फसाई अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो इसलिए इस केस की मेरिट को हम ना देखें, क्योंकि अभी जांच का विषय है, क्योंकि एक्यूज की तरफ से भी कुछ उनके अपीयरेंस आ सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। दोनों पक्ष देखा जाएगा, लेकिन लॉ यही बहुत एस्टेब्लिश है कि अगर किसी महिला को कोई महिला आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इसलिए सहमत हुई, कोई यकीन करती है कि आप उसके पति हैं या पति होने का विश्वास करती है, मतलब आपने उसको एक्सप्रेस या वो इम्प्लाइड कभी दिखाया होगा हम तुमसे शादी करेंगे, तो वो कंसेंट जो है वो किया जाएगा कि आपने शादी के लिए झांसा दी। इसीलिए उसमें बाकायदा मिनिमम जो सजा है वो 10 साल है। तो क्या उत्तर कुमार ने जो उस लड़की ने बताया है, जो पीड़िता है, जो अभी उसने एलिगेशन ही लगाए हैं, उसने कहा है कि मेरे को शादी का वादा करके मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में 5 साल रहे, तो क्या उत्तर कुमार गलत है फिर? एग्जैक्ट नहीं, अब इसमें गलत कौन है सही, क्योंकि जांच का मामला है अब, जो कि इसमें पूरा विचारण चलेगा ही और फिर ट्रायल होनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वो अब क्या कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा तो बात की बात है। लेकिन रेप लॉ में एविडेंस एक्ट और जो BSA हो गया उसमें बहुत है कि प्रिजम्पशन ऑफ रेप कि सेक्शन 113A एविडेंस एक्ट में साफ लिखा है कि अगर कोई महिला आप पे आरोप लगाती है कि ये फला व्यक्ति मेरे साथ रेप किया है, क्लियरली जज और पूरा कोर्ट, पूरा जुडिशियल सिस्टम आप मान के चलेगा प्रमा फैसा कि आपने रेप किया है। या आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे कि आप साबित करो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आपने रेप नहीं किया। तो भाई साहब इनको इन्होंने इस तरीके से बताया कि ये खुद कानून कहता है कि अगर लड़की कह रही है, पीड़िता कह रही है कि मेरा रेप हुआ है, तो वो उसकी हेडक नहीं है ये दिखाना कि मेरा रेप हुआ है या नहीं हुआ, ये उसकी हेडक है जो अभी एक्यूज्ड है, उसको ये करना कि हाँ भाई मैं दूध का धुला हूँ और मैं ये सब। तो उत्तर कुमार को तो ये करना पड़ेगा। मतलब देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीड़िता को और उनके वकील को ये पता ही नहीं है कि रेप के एलिगेशन लगाते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उस पॉइंट में लेने चाहिए। रेप के एलिगेशन के लिए सबसे पहले तो होना चाहिए इंटेंशन, और दूसरा होना चाहिए कि विदाउट कंसेंट, तीसरा होना चाहिए कि विलफुली उन्होंने कोई एक्शन ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया हो। तो ये इस केस में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो उनका इंटेंशन ऐसा था, वो खुद ही अपने FIR में कह रही हैं कि हमने कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनाए थे ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो अगर ये ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज कोई कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन बनते हैं तो क्या ये रेप की धाराएं में आएंगे? तो बिल्कुल नहीं आएंगे। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बहुत ही साफ तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर आप 2 मेजर हैं और किसी के साथ कंसेंट में रिलेशनशिप बनाए हैं तो वो एकदम से रेप नहीं माना जाएगा, वो रेप की परिभाषा में नहीं आता है, वो कंसेंसुअल सेक्स की परिभाषा में आता है। अभी 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है कि 4 पैरामीटर होंगे जो कि देखने होंगे रेप के केस में। अगर वो पैरामीटर में चारों में से चारों नहीं मिलते हैं तो ऐसे FIR जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप के द्वारा बनाए गए हैं उनको क्वेश कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो लॉ बहुत ही क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जब आपका ब्रेकअप हुआ तो उसके खिलाफ रेप का एलिगेशन लगा देंगे जी। तो इसके लिए अब कानून बहुत ही सावधान हो गया है और हमारे कानून निर्माता ने बहुत ही सावधानी से इसको स्टैब्लिश किया है। और अभी BNS में सेक्शन 69 को जो जोड़ा गया है वो सिर्फ इसी के लिए जोड़ा गया है कि ये सब चीज़ें ऐसे केसेस में नहीं आएंगी, रेप के केसेस में नहीं आएंगी। इनका कहना यह है साफ तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये स्टेब्लिश कर दिया है कि जो भी रजामंदी से संबंध बनाता है, अफेयर चलाता है,
तो उसमें रेप की तो धारा लगेगी ही नहीं, तो उत्तर कुमार को फिर पकड़ जो कैसे लिया? रेप की जो धारा है, जो रजामंदी की बात, कंसेंट जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव इस सेंस में कि ये केस टू केस देखा जाएगा कि जांच जो आईओ, अभी इस केस में एफआईआर हुई है, उत्तम कुमार जो है जुडिशियल कस्टडी में, इनको जो जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया, अब जांच चल रही है, चार्जशीट पेश होगी, चार्जशीट में प्रोसिक्यूशन अपना पूरा लिस्ट ऑफ विटनेस देगी, लिस्ट ऑफ एविडेंस देगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या शादी का प्रावधान किया था या नहीं किया था। तो ये, और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका कंटेंशन है उसका ठीक विपरीत दो अलग अलग जजमेंट में दो अलग कहा है। जैसे स्टेट ऑफ नौसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल जस्टिस गोपाला गौड़ा का कहना था कि महिला का शरीर कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप सिर्फ अपना लस्ट पूरा करने के लिए आए और चले गए, अपनी मतलब अपनी जो आपकी वासना पूरा की और अपना हट गए। प्रॉमिस ऑफ मैरिज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और यही जजमेंट में फिर 2019 में अनुराग यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ में जस्टिस एल नागेश्वर राव का जजमेंट है कि प्रॉमिस टू मैरिज जो है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 90 जो है आईपीसी का, वो बहुत ही क्लियर बताता है कि कंसेंट क्या है। तो अगर ये किसी तरीके का मिसकंसेप्शन डाल रहे हैं कि तुमसे शादी नहीं करूँगा, तो वो जो है उत्तम कुमार ये कन्विक्टेड होंगे। अब देखना है बेचारा, अभी मामला अभी अन्वेषण के स्टेज पे है, ट्रायल होगा, ट्रायल में उसमें क्या होता है, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, फिर डिफेंस भी अपना एविडेंस लाता है। तो डिफेंस एविडेंस में देखते हैं उत्तम कुमार अपने पार्ट से क्या कहते हैं, प्राइमरी देखते हैं। सर, इन्होंने उत्तर कुमार के केस को लेकर इन्होंने, जैसे आपने बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देकर स्टेबल कर दिया केस को, लेकिन इन्होंने भी एक नौशाद का केस बताया, उसमें यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि महिला कोई खेलने का शरीर नहीं है जो अपनी काम वासना के चलते हुए किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर समझौते के साथ, तो उन पे तो रेप के चार्जेस तब भी लगेंगे। देखिए, उस केस के फैक्ट बिल्कुल ही अलग थे। इस केस में जो एक फैक्ट है कि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा और 53 साल का है, जो कि लड़की को ज्ञात था क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, तो ऐसा तो वो कह ही नहीं सकती कि मुझे नहीं पता था कि उनकी शादी हो गई है। तो ऐसे केसेस में कुणाल चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट में 2025 जुलाई में अभी कहा है कि जब आप जानती हैं कि सामने वाला आपसे शादी नहीं कर पाएगा, उसके बाद भी आप सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप बनाते जाती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़की की गलती है और ये एफआईआर इल मोटिवेटेड है और फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में, नंबर ऑफ जजमेंट है जिसमें कह दिया है, एक तिग्गा का जजमेंट है, तिग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो भी वेस्ट बंगाल का है, उसमें भी कह दिया है कि सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप ऐसे केसेस में जहाँ लड़की को ये पता चल जाए कि लड़का शादी नहीं करेगा, उस केस में रेप नहीं होता है, लड़की की गलती मानी जाती है। जब ये 3 साल तक काम करती रही, पिक्चरों में आती रही, फिल्मों में काम करती रही, तब तक इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, और 3 साल के बाद भी 2 साल तक इन्होंने वेट किया कि हमें पैसे मिलते रहें या जो कुछ भी होता रहे। लेकिन अब जब चीज़ें बिगड़ रही हैं तो ये कह रही हैं कि मेरे साथ रेप हुआ। पहली चीज़ तो ये अपने एफआईआर में ही एडमिट कर रही हैं कि कंसेंसुअल सेक्स था। दूसरी चीज़ ये कह रही हैं कि शादी का झांसा दे रहा था, तो शादीशुदा व्यक्ति शादी का झांसा कैसे दे सकता है? मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा है कि इस लॉ का पूरे तरीके से मिसयूज हो रहा है, और संसद को इस लॉ को और अच्छे से मॉडिफाई करना चाहिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें ऐसे गाइडलाइन रखने का चाहिए कि जो इस लॉ का मिसयूज करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी बात जो मुझे लग रही है कि एफआईआर पूरा फॉल्स और फैब्रिकेटेड है कि इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो SC/ST एक्ट के जोड़ दिए गए हैं, उसके लिए कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है, कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है, और कह दिया कि मुझे तो जाति सूचक शब्द बोले। तो क्या जाति सूचक शब्द किसी के सामने बोले गए? क्या जाति सूचक शब्द व्हाट्सएप पे बोले गए या किसी फिल्म में बोला गया? उन्हें यह भी तो प्रदर्शित करना चाहिए। ऐसे तो जो सच में ऐसे व्यक्ति हैं जो गाँवों में हैं, दूर दराज में हैं, जो मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके खिलाफ सच में जातिवादक घटनाएं हो रही हैं, जब वो जाएंगे तो उनके खिलाफ भी तो लोगों की यही मानसिकता होगी कि इसने भी गलत केस कराया है, इसने भी इसका मिसयूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लड़कियों के ऊपर और ऐसे SC/ST समुदाय के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी गलत प्रभाव इस एफआईआर का पड़ेगा, और पूरी समाज उन्हें गलत निगाह से देखेगी, जिससे कि आगे कभी भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा एफआईआर दर्ज करने का। और